हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं हूँ प्रिया जोशी। मेरे साथ हैं जेपी सेठी सर एंड मिस्टर अनुज गुप्ता फ्रॉम या वेल्थ। हम लाए हैं आज आईबीटीवी। पहले बात करते हैं मार्केट के बारे में। आज बाजार फिर से नीचे रहा। सेंसेक्स क्लोज्ड एट 83,311, 148 पॉइंट्स डाउन। और निफ्टी जो है 25,509 पे क्लोज हुआ, 87 पॉइंट्स डाउन। ज्यादा गिरावट नहीं देखी है आज बाजार में। Active stocks for today: ICICI Bank, Hindalco, Reliance, SBI, and HDFC Bank. Top five gainers: Asian Paints, Reliance, Interglobe Aviation, M&M, and Tata Consumer Product. Top five losers: Grasim, Hindalco, Adani Enterprise, Power Grid Corp, and Eternal. आज जो है बाजार में गिरावट जो नजर आई है, उसमें अगर हम देखें तो सेक्टोरल फ्रंट पे मेटल, पावर, रियल्टी, मीडिया ये डाउन रहा 1.5 to 2.5%। एफएमसीजी, ऑटो एंड आईटी जो है एंडेड विद मार्जिनल गेन्स। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में गिरावट नजर आई बाय 1.2% एंड स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5%। अब तो अनुज जी, एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट द मार्केट? आज क्या मूवमेंट रहा ज्यादा और क्या एनालिसिस है आपका? तो ये मार्केट अगर हम देखें तो आज बहुत रेंज बाउंड मार्केट रहा। गैप से नीचे खुला था, देन उसके बाद थोड़ा स्टेबल यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना हम्म। कहीं हमने देखा कि जो मार्केट का मोमेंटम था वो कुछ इंटरनेशनल कारणों की वजह से स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आज अगेन एक छोटा सा नया लो बनाते हुए दिखाई दे, करीबन 25,509 के आसपास। निफ्टी करीबन 87 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड हुआ। तो कुछ इंटरनेशनल कारणों की वजह से हमने निफ्टी के अंदर एक गिरावट आती हुई देखी। हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट है वो टोटली इंटरनेशनल मार्केट्स में है। जैसा कि अगर हम बात करें तो यूएस की गवर्नमेंट में जो इश्यूज चल रहे हैं शटडाउन को लेके, हम्म। वहां हमने गिरावट आते हुए देखी। देन एफआईएस की बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि आगे फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला। प्लस प्रॉफिट बुकिंग हमने हायर लेवल पे आती हुई देखी, तो उसका इम्पैक्ट की वजह से भी हमने देखा निफ्टी में गिरावट आती हुई दिखाई दी। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो टोटली इंटरनेशनल कारणों की वजह से है। चाहे वो यूरोपियन मार्केट को लेकर हो, वहां पर हमने मैन्युफैक्चरिंग डेटा थोड़ा खराब आते हुए देखा, उतना अच्छा नहीं था। प्लस यूएस में अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी हम्म। वजह से भी हम देख रहे हैं कि बाकी मार्केट्स में गिरावट आती हुई दिख रही है। हम्म। तो कहीं ना कहीं जो अनपॉलिटिकल अनसर्टिनिटी यूएस में देखने को मिली है, उसकी वजह से हमने देखा है कि मार्केट में गिरावट आती हुई दिखाई दी है। जी। अनुज जी, गोल्ड में हमने एक अच्छी रैली देखी, फिर हमने गिरावट देखी गोल्ड में, सिल्वर में। नेक्स्ट ईयर कहा जा रहा है कि 15% राइज हो सकता है गोल्ड। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्पेकुलेशन? देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमने 2025 में बहुत अच्छे रिटर्न्स गोल्ड में आते हुए देखे थे। और अभी भी हम देखें तो कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइस जो है वो 4 या डॉलर के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा था कि 4381 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में बनते हुए नजर आए थे। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई, और अब हम देखें तो करीबन 300 डॉलर अपने जो गोल्ड का हाई था वहां से नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा एक स्टेबल मोमेंटम हम गोल्ड में आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि यूएस चाइना का जो ट्रेड डील था वो यहाँ पे सॉल्व होता हुआ कुछ दिख रहा है। है। प्लस जो चाइना ने यहाँ पे जो टैक्स एग्जेम्पशन कम किया है, वो यहाँ पर थोड़ा इशू आता हुआ दिख रहा है। प्लस उसके साथ साथ गोल्ड परचेजिंग अकाउंट्स थे वो चाइना ने बंद किए हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट रहा। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो मार्केट्स के रहे, वो फिलहाल देखें तो गोल्ड के लिए थोड़े सपोर्टिव थे, बट अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया है। मगर जिस तरीके से यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन है, वो यहाँ पर अभी दोबारा से एक जो अनसर्टेनिटी है वो क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आगे गोल्ड के भावों में आपको कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है। बट जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हुआ है, बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, वो लग रहा है कि गोल्ड के भावों में कुछ मिला जुला कारोबार रहेगा। तो मुझे लगता है कि अब वो तेजी या मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्राइस बहुत कंसोलिडेशन जोन में रहेंगे। और 2026 में भी हमारा मानना है कि गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। और हमें लगता है कि 4500 डॉलर तक के लेवल आपको 2026 में दोबारा देखने को मिल सकते हैं। जी। अब करेंसी डेप्रिसिएशन जो है, इसका क्या असर हो रहा है गोल्ड रिटर्न्स पे फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स? देखिए, करेंसी डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है वो डोमेस्टिक मार्केट में है। अगर हम देखें तो रुपी यहाँ पर अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से हमने देखा कि रुपी यहाँ पर पूरा वीक होता हुआ दिखाई दिया है। रुपी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8857 के लेवल पे चल रहा है। और अगर हम बात करें इस साल की, तो रुपी इस साल करीबन 3.5% से ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो भी इम्पोर्ट भारत के अंदर आए हैं वो सब यहाँ पे महंगे होते हुए नजर आए, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो। तो रुपी जब भी डेप्रिशिएट होगा, तो जितनी भी इंपोर्टेड आइटम
है वो यहाँ पर महंगी, लैंडिंग कॉस्ट महंगी होती हुई दिखाई देगी, जिसमें गोल्ड भी है। तो गोल्ड, रुपी का डेप्रिसिएशन होना वो डिपेंड करता है डॉलर के ऊपर में, और डॉलर यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के ऊपर चला गया है। हम्म। तो गोल्ड के ऊपर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि गोल्ड के प्राइस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए डोमेस्टिक मार्केट में। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में 4 या डॉलर के आसपास है गोल्ड का भाव, मगर डोमेस्टिक मार्केट में अगेन अब भाव 1,21,000 के ऊपर आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि हम्म। रुपी यहाँ पे जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है। जी। गोल्ड का रिटेल डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग है, तो अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो इस पे क्या असर हो सकता है, इस मोमेंटम पर क्या असर हो सकता है? देखिए, हमने देखा कि इस बार जो प्राइस दिवाली पे गोल्ड के प्राइस बढ़े थे उसमें करीबन 40% के आसपास ज्वेलरी की डिमांड ड्रॉ हुई थी। तो ड्रॉ मतलब इसकी जो डिमांड थी वो कम हुई थी। तो अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो भाव बढ़ने की वजह से ज्वेलरी की डिमांड कम हो सकती है। हम्म। मगर अगर हम बात करें कॉइन्स की या हार्ड गोल्ड की, उसकी डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ने की वजह से ज्वेलरी की डिमांड पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। बट हम्म। उसके साथ साथ जो हमने देखा है कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर अट्रैक्शन आना वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हम्म। रॉ गोल्ड या फिजिकल गोल्ड या गोल्ड कॉइन्स की डिमांड वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो हम्म। कहीं ना कहीं देखें तो ज्वेलरी की डिमांड डेफिनेटली इंपैक्ट हुई है, मगर कहीं ना कहीं उसके अलावा ईटीएफ की डिमांड, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में कुछ गिरावट आ रही है या कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो ऐसे में हम्म। गोल्ड की डिमांड जनरली बढ़ती है। तो हमें लगता है कि अगर अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा तो फिर आपको गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी आती हुई दिखाई देगी। और कहीं हम्म। ना कहीं लग रहा है कि जो गोल्ड के भाव हैं उस अगर बढ़ेंगे तो जो ज्वेलरी की डिमांड है वो कम हो सकती है। जी। तो गोल्ड प्राइसेस में मेजर करेक्शन जो है वो कैसे आ सकता है, व्हाट कुड ट्रिगर दैट? देखिए, गोल्ड में अगर करेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो यूएस चाइना, यूएस इंडिया की ट्रेड वॉर है। हम्म। अगर वो ट्रेड वॉर सुलझती हैं तो फिर एक सेफ हेवन डिमांड कम हो सकती है। हम्म। और जिस तरीके से यूएस की इकोनॉमी जो अब क्लोज की तरफ चल रही है, हम्म। शटडाउन हुई है, अगर वो जैसे रीओपन होगी तो फिर एक सेलिंग प्रेशर हम गोल्ड में देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो सेव हेवन अपील है वो कम होती हुई नजर आएगी। उसके साथ जो रशिया यूक्रेन में हमने वॉर देख रहे हैं दोबारा से वो छिड़ती हुई नजर आ रही है। अगर वो वॉर भी कम होगी तो फिर वो एक सेव हेवन डिमांड जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो यूएस की गवर्नमेंट का ओपन होना। अगर वो ओपन होती है तो इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। कोई भी हम्म। जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म होती है तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। प्लस उसके साथ साथ जो अगर जैसे चाइना ने यहाँ पर लगाया कि जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो वहां पर कम करें रिटेल के लिए, तो फिर वो वहां पर डिमांड कम हो सकती है। तो गोल्ड हमें लगता है कि नीचे तब आएगा जब पूरी तरीके से ट्रेड डील्स खत्म हो जाएंगी, जो हम्म। ट्रेड वॉर है वो खत्म हो जाएगी, प्लस जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाएगी और यूएस की इकोनॉमी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। जी। इन्वेस्टर्स के लिए व्हाट इज अ गुड चांस टू बाय गोल्ड, क्या उनको हर डिप पे बाय करना चाहिए, व्हाट इज द राइट लेवल? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो एक लॉन्ग टर्म होराइजन होता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बाय करना चाहिए। और लग रहा है कि हम्म। आगे चलकर गोल्ड के भावों में आपको तेजी यहाँ पर दोबारा देखने को मिल सकती है। तो जो भी हम्म। डिप्स मिलते हैं वहां पर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे करके बाय करके चल सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें ईटीएफ की, तो अगर कोई ईटीएफ के अंदर बाय कर रहा है गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, तो उनको एक लॉन्ग टर्म व्यू रख के चलना चाहिए, 3 से 5 साल का। और ऐसे में उनको लंबी अवधि के लिए बाइंग की पोजीशन बना के चलनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो लगता है कि आगे चलकर धीरे धीरे उनको पोजीशन एक्यूमुलेट होगी और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो जो भी डिप्स आते हैं वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पर आप बाई करके पोजीशन को लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। जी। अब सेठी सर, आपके सवाल। मैं जानना चाहूंगा कि अभी अपना इंडिया कितना सोना खरीद रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कितना खरीद रही है? कुछ आइडिया है उसका, या अभी जो खरीदा देखिए, उसे? इंडिया के पास अभी हम देखें तो करीबन 880 टन के आसपास गोल्ड है, अगर हम ऑफिशियल फिगर की बात करें। और अगर हम बात करें अनऑफिशियली तो दैट इज ऑलमोस्ट 25,000 टन के आसपास गोल्ड है इंडिया के पास में, जो कि अनऑफिशियली है। तो आरबीआई ने फिलहाल पिछले कुछ टाइम में, कुछ पिछले कुछ सालों में गोल्ड के अंदर खरीदारी करी है। मुझे लगता है कि ये आगे भी जारी रहेगा। और अगर आप बात करें चाइना की या इंडिया की, दोनों ही इकोनॉमिक्स गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रही हैं। पर एवरेज कौन सा कंट्री कितने टन बाई करेगा उसका कुछ आइडिया है? देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो है बाइंग आपको इंडिया और चाइना से देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ एशियन कंट्री से भी, आपको कोरिया से,
जापान से आपको यहाँ पे खरीदारी देखने को मिलेगी, प्लस यूरोप के अंदर भी मुझे लगता है कि खरीदारी यहाँ पर आ सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमीज है वो ये मान के चल रही है, क्योंकि डी डॉलरेशन होता हुआ दिख रहा है। तो कोई भी कंट्री अब जो है डॉलर को उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, सब सब अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करना चालू करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि डी डॉलरेशन की वजह से फिर वो अगेन एक ऐसी करेंसी में आएंगे जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम यूज हो, जो कि गोल्ड है। मुझे लगता है कि यूरोप के अंदर आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है, यूरोपियन कंट्रीज खरीदारी कर सकती हैं, इंडिया चाइना भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, प्लस एशियंस के अंदर भी हम एशियन कंट्री के अंदर भी मुझे लगता है कि आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। गोल्ड मजबूत है आपका? सॉवरेन बॉन्ड तो नहीं आने वाले हैं सरकार के? देखिए अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके जो कि यहाँ पर है। मुझे लगता है कि अभी उसमें शायद टाइम लगेगा, और अभी तो फिलहाल सरकार शायद रिडम्पशन करने के मूड में है, शायद रिडम करेगी अभी तो। और अभी मुझे नहीं लग रहा कि जल्दी ही कोई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर कुछ पॉजिटिव ओपनिंग आती हुई दिखाई देगी। पिछली बार ईटीएफ में तो लोगों को बोनस भी मिल गया। एक तो यस। गोल्ड का प्राइस अप्रिसिएशन मिला, एक ब्याज उनको मिला, एक गवर्नमेंट ने ब्याज दिया, उसके बाद गोल्ड का भाव बढ़ गया। यस। तो इतनी बड़ी तेजी किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आई। नहीं, इतनी बड़ी तेजी किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आई है जिसमें लोगों ने गोल्ड लिया, चाहे वो ईटीएफ के फॉर्म में लिया या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में था। तो उनको ब्याज भी मिला और प्लस प्राइस अप्रिसिएशन का भी लाभ उनको मिला। अच्छा, आपको लगता है गोल्ड की रिटेल डिमांड बढ़ रही है या स्टडी है या कम हो रही है? एटीएफ की बढ़ रही है? देखिए रिटेल डिमांड ज्वेलरी के फॉर्म में डिमांड कम हो रही है। बट अगर आप बात करें कॉइन्स की, बार की, या ईटीएफ के थ्रू, ये सब रिटेल डिमांड के अंदर आते हैं, वो डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट हाँ, डेफिनेटली ज्वेलरी के फॉर्म में डिमांड में हमने कमी देखी है, दैट इज ऑलमोस्ट 30 to 40%। सिल्वर में ईटीएफ का ज़्यादा जोर चल रहा है, उसका क्या कारण है? देखिए एक तो सिल्वर के भाव बहुत बढ़ गए हैं, अगर आप सिल्वर लेने जाएंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। बट ईटीएफ के थ्रू आप बहुत छोटे अमाउंट में सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो छोटे इन्वेस्टर हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी भी अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, उनके लिए सिल्वर ईटीएफ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें वो अट्रैक्शन आ रहा है। प्लस लोगों को ये लगता है कि आगे चलकर गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़ेंगे, तो दैट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन अ डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म में भी आप बाय कर रहे हैं, डीमैट अकाउंट में आप रख रहे हैं, प्लस कहीं ना कहीं जो फिजिकल में चोरी का डर रहता है वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ईटीएफ इज द गुड वे, जहां पर लोगों को काफी अट्रैक्शन आ रहा है। और हमने देखा है कि सिल्वर ईटीएफ का एयूएम 40,000 करोड़ के आसपास आ गया है, जो कि पिछले 2 सालों में बहुत इंक्रीज हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिल्वर ईटीएफ का जो डिमांड है वो आगे भी ऐसे ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सिल्वर में एक्चुअली खपत भी काफ़ी, प्रोडक्शन बहुत है। तो प्रोडक्शन हैम्पर करेगा उसकी प्राइस राइज को। ये समझो नहीं बढ़ता है तो लोग 10 तक कैसे भी जाएंगे? इंडेक्स में 10 का तो मिल जाता है शेयरों में। तो क्या आपको म्यूचुअल फंड, इंडेक्स, डायरेक्ट शेयर या चांदी सोना, क्या क्या प्रॉपर मिक्सअप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए आपने वो ठीक कहा कि प्राइस बढ़ेंगे तो शायद उसका प्रोडक्शन भी कम होता हुआ दिखाई दे। हम देख रहे हैं कि पिछले अगर आप 10 सालों की बात करेंगे तो सप्लाईज कम हुई है सिल्वर की, बट इंडस्ट्रियल यूसेज इंक्रीज हुआ है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के अंदर ही बहुत मिसमैच देखने को मिला है, जिसकी वजह से सिल्वर को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि सिल्वर में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत आती यहाँ पर आती हुई दिख रही है, प्लस इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो अगर हम एक प्रोपोर्शनेट की बात करें तो मुझे लगता है कि एक पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड सिल्वर का होना चाहिए, उसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड होने चाहिए, देन इक्विटी को होल्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पोर्टफोलियो के अंदर 15 से 20% गोल्ड सिल्वर को रखें, 20 से 25% हम रख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को, और फिर अगर थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो फिर इक्विटी मार्केट को रख सकते हैं। सिल्वर में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी गोल्ड के कंपैरिजन में? देखिए वो इसलिए है क्योंकि जो सिल्वर है वो इंडस्ट्रियल का पार्ट है, और अगर कोई भी इकोनॉमी में कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि सिल्वर का अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल के साथ साथ जो प्रीशियस मेटल का पार्ट है वो भी यहाँ पर शामिल है। तो इसकी वजह से एक्सपेक्टिंग है कि वॉलिटिलिटी आपको दोनों में अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और उसमें सिल्वर यहाँ पे मुझे लगता है कि लीड करता हुआ भी नजर आएगा 2026 में। अब जैसे इंडेक्स कितना बढ़ता है, म्यूचुअल फंड कितने बढ़ते हैं, हर साल उसका आंकड़ा बनता है, तो उसमें सिल्वर 90% के करीब बढ़ा है। तो अभी बहुत से स्पेकुलेटिव लोग आ गए हैं इस लाइन में, तो वो उसका भाव भाव बढ़ा देंगे। वो समझेंगे अगली बार भी 90 होने वाला है, नहीं तो 45 तो होगा। तो उसमें ऐसे में इन्वेस्टर फंस नहीं जाए कहीं। तो उसको क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए?
बताइए कुछ आप उसके बारे में। देखिए, इसमें यह कि इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए कि एक तो मार्केट के फंडामेंटल को चेक करता रहे, रेगुलर अपडेट्स रखे, क्या मार्केट में मोमेंटम है, क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन बनाए, एकदम से स्पेक्युलेटिव मूव ना बनाए। क्योंकि स्पेक्युलेटिव करेगा तो फिर उसको एग्जिट भी करना पड़ेगा। तो बेशक है कि आप कोई भी इन्वेस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म होराइजन को ध्यान में रख के करें। और जिससे कि अगर कोई भी नेगेटिव मूड आता है तो वहां पर फिर वो दोबारा एवरेजिंग के लिए बाय कर सके। तो थोड़ा सरप्लस अमाउंट रख के चले, जिससे कि कोई भी डिप आते हैं तो वहां पर ऐड ऑन कर सके, और एक नजरिया बनाए इन्वेस्टमेंट का। ट्रेडिंग ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग में गुड हैं तो ट्रेडिंग में करें, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लंबी अवधि का विचार बना के इन्वेस्टमेंट करें। पहले तो आप सिल्वर और गोल्ड में ट्रेडिंग का उतना एडवाइस नहीं देते थे, लेकिन अभी तो आपको दे सकते हैं, लेना पड़ेगा। क्या आपको बताना चाहेंगे कितना सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है सिल्वर का और इसका, ट्रेडर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, हमें लगता है कि 3800 के आसपास जो है गोल्ड कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा। $3800 के आसपास मींस, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो करीबन 1,15,000 1,12,000 का ये लेवल है जो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ऊपर में वही 4300 4400 लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि करीबन 1,30,000 1,35,000 के आसपास रहेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि 1,15,000 से लेकर 1,30,000 के बीच गोल्ड का भाव मूव कर सकता है। तो ये रेंज है जो हमें लगता है कि मेंटेन रहेगी। सिल्वर में वही अगर हम बात करें तो 1,25,000 से लेकर 1,50,000, 1,25,000 से लेकर 1,60,000, तो ये रेंज मुझे लगता है कि सिल्वर में बनी रहेगी। और इसी रेंज के बीच गोल्ड सिल्वर के भाव मूव करते हुए नजर आएंगे। और कुछ आप बताना चाहें, और कोई आपकी रिकमेंडेशन या कोई खास टिप इन्फॉर्मेशन को देनी देखिए, हो? मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक नजरिया बना के चले लंबी अवधि का। ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या बहुत बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे कि एक लंबी अवधि में एवरेजिंग और लंबी अवधि में आपको अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो ठीक है, बट हाँ, लंबी अवधि का विचार जरूर बना के चलें। और अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर को 15 से 20% प्रोपोर्शनेट ऐड करें, जिससे कि अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होगी, कोई भी गिरावट आएगी इक्विटी मार्केट में, तो वो आपको गोल्ड सिल्वर के थ्रू सपोर्ट करेगा। प्रिया जी। जी। अ, अनुज जी, फॉर 2026 क्या ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर? देखिए, मुझे लगता है कि सिल्वर ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव थिंक आती है तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, तो उसमें चांदी को सपोर्ट मिलेगा। प्लस चांदी को गोल्ड का सपोर्ट तो रहता ही है। तो मुझे लगता है कि अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, जैसे सिल्वर है या कॉपर है, वहां पर आपको काफी अच्छा अट्रैक्शन 2026 में देखने को मिलेगा। हालांकि गोल्ड के अंदर भी अट्रैक्शन रहेगा, मगर मुझे लगता है कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल मेटल जो है वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे 2026 में। जी। अनुज जी, थैंक यू सो मच एज यूजुअल, आपने मेटल्स के बारे में अच्छी जानकारी दी हमें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस नमस्कार। किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर डिस्कस करें, और इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू सो मच अनुज जी, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते।